मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा है और मैं दिल्ली नगर निगम से वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुआ था। दिल्ली नगर निगम जब एकीकृत थी तो उसमें शाहदरा दक्षिण क्षेत्र में मैं वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी था और उसी पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ नवंबर 2004 में। चूँकि एकीकृत थी तो उसका जो मुख्यालय होता था वो टाउन हॉल होता था और हमारी जो मुख्य समस्याएं होती थी वो वहीं से उनका निराकरण होता था। इससे पहले मैं दिल्ली नगर निगम में ही अनुवादक के पद पर भी रहा और अनुवादक के पद पर मैंने निगम सचिव कार्यालय में कार्य किया। उससे पहले मैंने राजभाषा में काम किया और उससे पहले जब मैं यहाँ पर आया तो 1989 में, उससे पहले मैं शिक्षक के पद पर था, जो कि मैं 1969 से मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। अर्थात 1969 से लेकर 1989 तक शिक्षक के रूप में और 1989 से लेकर के और 2004 के प्रारंभ तक यहाँ पर अनुवादक के रूप में और उसके पश्चात प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी निगम को। पहली बात तो ये है कि मेरा अपना अनुभव जो मैं बताना चाहता हूँ निगम के बारे में, कुछ प्रारंभ से ही बहुत अच्छा नहीं रहा। मेरा अपना जो इसमें अनुभव रहा, पहले दिन से मैं अपना मेडिकल कराने के लिए गया तो मेडिकल कराने पर ही मुझे वहाँ पर एक इस प्रकार से पाठ पढ़ने को मिला जिसमें लगा कि यहाँ पर बिना लिए दिए कोई काम हो नहीं सकता। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक यहाँ पर सेवा अपनी ली भी नहीं थी, अभी ज्वाइन भी नहीं किया था और उसके पहले दिन ही मुझे ये हुआ। और उसके पश्चात फिर मैं गया तो फिर मैंने इस विभाग में रहते हुए बहुत सारा सब कुछ देखा, बहुत कुछ भोगा, बहुत सारा पैसा वहाँ मार में रहा और बहुत मैंने संघर्ष भी किया पैसा पाने के लिए। यानी एक शिक्षक के रूप में, जो कि हमारे एक आदर्श व्यवसाय माना जाता है, उसके अंदर भी जब हमें इस प्रकार से एक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो बड़ा आत्मा कचोटती है, बड़ा दुख होता है। जब आदर्श एक जो हमारा व्यवसाय है उसके अंदर ये हाल है तो जो सामान्य व्यवसाय है, सामान्य व्यवसाय में क्या बात होगी। क्योंकि इसके साथ साथ मैं दूसरे विभागों के भी संपर्क में था, अपने घरेलू कामों से भी, अपने साथियों के कार्यों के लिए भी, तो वहाँ पर भी मुझे जाना होता था और वहाँ पर भी सब बातों से मतलब एक प्रकार से सामने आती थी सारी समस्याएं और उनको देखना भुगतना पड़ता था। अब शिक्षा विभाग में हम देखते हैं कि जब हमें अपने बिल पास कराने होते थे वहाँ पर भी हमको लेने देने वाली स्थिति बनती थी, नहीं देते थे तो बिल पड़े रह जाते थे, पेंडिंग हो जाते थे, भाग दौड़ करनी पड़ती थी। ना लेने देने के चक्कर में मुझे याद आता है कि 1975 में जिस समय आपातकालीन स्थिति लागू हुई, उस समय यहाँ पर सरकार की एक योजना थी, बंधीकरण योजना। उसके अंदर उन्होंने कहा जोड़े साहब सबको जो है मतलब अपना अपना कराना पड़ेगा। चूँकि सन 75 में मेरा विवाह हुआ था तो मैंने उनसे कहा जोड़े साहब मैं तो इस श्रेणी में आता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जोड़े ठीक है, आप सब बाहर से जा कर के कुछ मतलब हमें मामले दे दीजिए, कम से कम 2 मामले दे दीजिए तो आपका मामला निपट जाएगा। उस समय जो मैंने पता किया तो उसमें था कि 500 रुपया प्रति मामला वो अस्पतालों से मिल रहे थे। तो मैंने कहा जी, क्योंकि मुझे उस समय वेतन ही मेरे ख्याल में 200-250 के आसपास मिलता था, अब मुझे 1000 रुपया देना तो बड़ा कठिन था। तो मैंने ये कहा जब वहाँ पर सभा चल रही थी कि साहब मुझे विभाग से ऋण दिलवा दिया जाए, मैं आपसे अनुदान नहीं मांग रहा, मैं आपसे ऋण मांग रहा हूँ जो आप मेरे वेतन से कटौती करते रहिए। अब उन्होंने माना कि मैं शायद एक उच्छृंखलता का व्यवहार कर रहा हूँ, उदंडता का व्यवहार कर रहा हूँ या वहाँ पर इस प्रकार से उनका विरोध कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ को अपने मन में रखा और उसका परिणाम मुझे ये भुगतना पड़ा कि कुछ समय के पश्चात प्रशासनिक आधार पर इन्होंने मेरा स्थानांतरण कर दिया दक्षिणपुरी। दक्षिणपुरी उस समय वो जगह थी कि जहाँ पर, और मेरा निवास उस समय इंद्रपुरी था। अब आप देखिए, इंद्रपुरी से दक्षिणपुरी जाने के लिए पूरा दिल्ली को पार करना, यहाँ से पहले मुझे जाना होता था सचिवालय, और सचिवालय से फिर दूसरी बस लेकर के जाना होता था दक्षिणपुरी। और उस समय सचिवालय पर बसों की जो स्थिति थी वो ये थी कि हर 2 घंटे के बाद एक बस मिलती थी। मेरा 1 बजे का स्कूल है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे 11 बजे यहाँ से बस मिल जाए तब तो ठीक है, अर्थात मैं घर से 9 साढ़े 9 बजे चलूँ और रात को 8-9 बजे तो कुल मिला के फिर मैंने इसके लिए भी संघर्ष किया, मैंने भाग दौड़ की, मैंने सारी बातें उनको बताई और फिर 2 वर्ष के बाद मेरा इस मामले का निराकरण हुआ
और उन्होंने कहा जो हाँ अधिकारियों की कहीं इसमें कोताही, बल्कि कोताही नहीं कहना चाहूँगा, इसमें उनकी जानबूझकर की गलती थी। उन्होंने बदले की भावना से कार्य किया था और उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि आप जो भी जहाँ चाहें वहाँ अपना स्थानांतरण ले लें। तो मैंने फिर पटेल नगर में अपना स्थान मिल गया। ये मैंने आपको एक छोटी सी घटना बताई, इसके साथ एक दूसरी घटना बता के फिर यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा। एक यहाँ पर व्यवस्था है LTC की। LTC मैंने यहाँ पर लिया, उसका पहले 80% मिलता था, फिर बाद में लौटने के बाद 20% मिलता था। तो 80% लेकर के मैं यहाँ से चला गया। जब मैं 20% के लिए मैंने काम किया तो उन्होंने मुझसे कहा जोड़े साहब आपका, मुझे आज तक वो जो आंकड़ा याद है, मेरे 580 रुपये बनते थे 20% के हिसाब से। तो उन्होंने कहा जोड़े कि देखिए शर्मा जी कुछ मतलब हो जाए इसमें हिसाब। मैंने कहा भाई ठीक है, क्यों, मुझे पता था कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। तो मैंने कहा भाई ऐसा कीजिए 580 में से 80 आप रख लीजिए, 500 मुझे दे दीजिए। लेकिन इतना करने के पश्चात भी वो क्या करते थे कि आपत्तियों पर आपत्तियाँ। ये एक निगम का बहुत अच्छा चरित्र है कि जो काम उनको नहीं करना होता है उसके ऊपर वो आपत्तियों पर आपत्ति लगाते हैं, और आपत्ति की भी आपको तुरंत सूचना नहीं मिलेगी। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जब कभी आप पता करेंगे या उसके बाद भी विलम्ब हो सकता है तो मतलब सूचना मिलती है। उन्होंने एक आपत्ति लगाई, मैंने उसका निराकरण किया, दूसरी लगाई, फिर किया, यानी इस तरह करके लगभग उन्होंने 10-12 आपत्तियाँ लगाई। और लगाने के बाद जब करीब 6-7-8 महीने हो गए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब ये बताइए कि अब तो सारी आपत्तियाँ समाप्त हो गई, तो इसमें क्या होगा। तो उन्होंने नए सिरे से एक वो आपत्ति जिसको मैं पहले ही दूर कर चुका था वो उन्होंने पुनः आपत्ति लगा दी। अब देखिए हर चीज़ की अपनी सीमा होती है, हर व्यक्ति की सहनशक्ति की भी सीमा होती है। वहाँ पर एक सज्जन बैठते थे, वो मुझसे बोले मास्टर जी आप क्यों परेशान होते हैं। मैंने कहा ऐसी बात है। बोले यार बड़ा गंदा आदमी है, समझे किसी का काम नहीं करके देता है, और जाने या अनजाने उन्होंने मुझे उनकी कुछ अपनी कमजोरियाँ बताई। उनका जो बोले साहब इनके पिताश्री यहाँ पर जो ना चतुर्श्रेणी अधिकारी होते थे, मैं तो अधिकारी कहता हूँ, कर्मचारी कहते नहीं, तो होते थे। और उसके पश्चात ये यहाँ पर AC बन करके आए हैं और अपने इस सेवा काल में इन्होंने इतनी संपत्तियाँ अर्जित की है। देहरीगंज में वहाँ पर है। उन्होंने 2-3-4 जगह मुझे बताई, मैं उसको मुँह जबानी याद करता रहा। और चूँकि मैं जलब बना तो बैठा था, मैं घर आया, घर आकर के मैंने आयकर विभाग के जो आयुक्त हैं उनको मैंने एक पत्र लिखा, नाम के साथ अपना नाम लिखा, अपने स्कूल का नाम लिखा अपना, और लिख कर मैंने सब इस प्रकार से बात की। और इन्होंने इस प्रकार से ये संपत्तियाँ अर्जित की हैं अवैध रूप से, तो इनकी जाँच की जाए। वो हुआ, और होने के पश्चात क्या हुआ कि जो मुझे पीछे से पता लगा उसमें उन सज्जन को उस समय 10,000 रुपये के ऊपर वहाँ पर समझौता करना पड़ा। यानी ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, तो उन्होंने मेरे मुख्याध्यापक से कहा जोड़े भाई इनको भेजिए, और इनका तैयार हो गया। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा जो बोले कि हाँ आप बताइए। तो मैं बोला जी मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा। अच्छा आप प्रेमचंद शर्मा? मैंने कहा। तो मैंने कहा जी बताइए कोई उसमें आपत्ति? जब बोले नहीं वो मैंने करके रखा हुआ है, ये फाइल आपकी रखी है और आप 1 घंटे में चेक ले जाइए अपना। तो कुल मिला के मैं जो मैंने आपको उदाहरण दिए भ्रष्टाचार के, इस प्रकार से स्थिति है। और उसके पश्चात फिर मैं यहाँ पर निगम कार्यालय में आ गया। निगम कार्यालय में जब मैं आया तो यहाँ पर राजभाषा में था, राजभाषा के अब यहाँ दूसरी प्रकार का मतलब भ्रष्टाचार है। दूसरी प्रकार का भ्रष्टाचार ये है कि हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के अंदर राजभाषा को लेकर के एक बड़ी अच्छी स्थिति है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है, पूरे भारत को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है, क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी। घ श्रेणी में वो आते हैं जो बिल्कुल हिंदी भाषी हैं और जो बिल्कुल मतलब सुदूर में हैं। क श्रेणी में वो आते हैं जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जो हिंदी भाषी। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पर सरकारी काम जो होगा वो 100% हिंदी में ही होगा। अच्छा, राजभाषा विभाग का जो काम था वो ये था कि हम सारे के सारे यहाँ पर काम कराएं, उनकी उपस्थिति पंजिकाएं, उनके पत्र प्रेषण और प्राप्ति जो पंजिकाएं वो, और जो दूसरे हैं तो उसमें हिंदी में काम करने के लिए उनको उत्साहित भी करें। अब उसके लिए कार्यशाला भी आयोजन करते थे, गोष्ठियाँ भी करते थे, सारा सब कुछ करते थे। और उसमें होता ये था कि हर तिमाही में हमें एक यहाँ से रिपोर्ट भेजनी होती थी दिल्ली सरकार को कि हमारा इतने प्रतिशत कार्य होगा। और मुझे थोड़ा सा मतलब कहने में संकोच होता है, आत्मा पर जोर पड़ता था। तो उसमें हमें ये बताया गया था कि आप जो ना प्रतिशत जितना होता है उससे थोड़ा सा कम लिखिए, क्योंकि अगली बार आपको उसको बढ़ा के लिखना है। फिर तीसरी बार जब भेजेंगे फिर आगे बढ़ा के लिखना है, मतलब इस तरह से निरंतर उसको बढ़ा के लिखना है, जिससे पता लगे भाई विभाग आपका प्रगति पर है, कार्य कर रहा है। एक आपकी जानकारी के लिए और बताऊं कि एक संसदीय समिति होती है।
हिंदी संसदीय समिति, और वो राजभाषा के संबंध में पूरे भारतवर्ष के अंदर जाकर के उसका आकलन करती है, कितना कार्य हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, क्या नहीं कर रहा। यहाँ पर भी हमारे दिल्ली नगर निगम में भी समिति आई, मैं यहाँ पर था उस समय, और मैंने जो कुछ भी देखा बड़ी भाग दौड़ की, ये खरीद वो खरीद उनके लिए, मतलब यानी एक प्रकार से जैसे कहना चाहिए कि हमारा जो कामकाज की व्यवस्था थी वो कम थी, और वहाँ देखभाल की जो यानी उनके आवभगत की जो वो ज़्यादा थी। किसी ने कैलेंडर खरीद रहे, डायरी खरीद रहे, पेन खरीद रहे, ये कर रहे वो करें, मतलब इस प्रकार से। अच्छा, वो कारण सिर्फ यही था कि उनको अपनी बातों से संतुष्ट कर दिया जाए। तो ये स्थितियाँ थी। और तीसरी मैं आपको एक जो बात बताना चाहता हूँ अंत में, वो ये है कि हमारे जो राजभाषा विभाग की उस समय ये स्थिति थी, एकीकृत निगम था ये, उस समय यहाँ पर लगभग 34 पद होते थे राजभाषा विभाग में अनुवादकों के जो 34 पद थे, इनके अंदर पंजाबी का 1 पद था, और लगभग 8 पद जो थे वो उर्दू के थे, और जो शेष पद थे वो हिंदी के थे। हिंदी में 2 मतलब स्थितियाँ थी। एक तो ये निगम सचिव कार्यालय, वहाँ पर कार्य करते थे, जो मेयर की, डिप्टी मेयर की या स्टैंडिंग कमेटी की या दूसरी कमेटीज़ की जो मीटिंग वगैरह कवर करते हैं, उनका अनुवाद करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, तो वो था। और दूसरा हमारा राजभाषा के यहाँ पर जो था वो ये था कि हम क्षेत्रीय स्तर के ऊपर जाकर के वहाँ पर ये जांच करते थे कि कितने लोग काम कर रहे हैं हिंदी में, कितना नहीं चल रहा, इस प्रकार से। तो हर क्षेत्र में एक अनुवादक होता था। यहाँ पर मुख्यालय में भी अनुवादक थे, उर्दू के अनुवादक थे, उर्दू के अनुवादक भी मतलब यहाँ पर कार्य करते थे, और एक जो पद था वो पंजाबी का था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 34 पद थे जो आवंटित थे उस समय में। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज दिल्ली नगर निगम 3 हैं यहाँ पर। उन 3 निगमों में जो मेरी अपनी जानकारी है आज की तिथि में, वो ये है कि उत्तरी निगम में केवल 2 अनुवादक हैं, केवल 2 उत्तरी निगम में। उसमें से निगम सचिव कार्यालय में ही हैं और किसी भी क्षेत्र के अंदर कहीं नहीं। उसके पश्चात दक्षिण के अंदर नियमित रूप से आज की तिथि में कोई भी नहीं है, एक सज्जन है, वो अनुबंध आधार पर हैं। उसके पश्चात पूर्वी दिल्ली में इस समय लगभग 3 अनुवादक हैं, उनमें से एक अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और एक उर्दू अनुवादक है। इस प्रकार से मतलब स्थिति। और यहाँ पर मुख्यालय में जो बैठते हैं उत्तर के और दक्षिण के उर्दू अनुवादक, वो भी है मेरे ख्याल में, वो भी 3-4 होंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो ना एक दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता। अच्छा, ये स्थिति यहाँ पर नहीं है, ये स्थिति दिल्ली सरकार में भी है। मैं जब यहाँ पर इसमें राजभाषा विभाग में था तो उस समय क्या होता था कि जिस समय इनकी विधानसभा चलती थी तो विधानसभा की कार्रवाई के लिए ये लोग दूसरे विभागों से अनुवादकों को लेते थे, उधार पर लेते थे। मैंने काम किया वहाँ जाकर के, IPA स्टेट के अंदर इनका अपना कार्यालय था, वहाँ पर जाकर करते थे हम लोग, काम करते थे। विधानसभा के तारांकित प्रश्न आते थे, दूसरे आते, तीसरे आते, मतलब करते रहे कोई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली विधानसभा के अंदर, और दिल्ली इतना बड़ा राज्य है, हाँ ये हो सकता है उनके जो दूसरे विभाग हैं जैसे दिल्ली परिवहन है या आपका ये ट्रांसको है, तो यहाँ पर उनके अपने हिंदी अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन यदि वैसे देखा जाए तो इनके मुख्यालय में आज की तिथि में, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, एक अनुवादक पहले कार्य करता था आज से 3 वर्ष पहले, और 2 इनके पास में हिंदी अधिकारी थे और एक उर्दू अधिकारी था। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क क्षेत्र का है, ये मैंने आपको एक वानगी दी है, एक नमूना दिया है राज्य का। यहाँ पर ये स्थिति है कि अनुवादकों को यहाँ पर दिया ही नहीं जाता। अच्छा, और उसके पीछे केवल एक इनका ये है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है इनका, वो उधर है CGO कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वहाँ से सारा सब कुछ चलता है। यहाँ तक वेतन का प्रश्न है, मुझे याद है जिस समय मैं यहाँ पर आया था तो उस समय एक अनुवादक का वेतन एक स्नातकोत्तर अध्यापक के समान होता था, यानी कहना चाहिए कि एक SHO के। उसके पश्चात जितने भी वेतन आयोग आए उन्होंने लगभग इसको छुआ ही नहीं, और वो बेचारा निम्न से निम्नतर होता चला गया। जबकि बहुत ही मजे की बात यह है कि आपको अनुवादक बनने के लिए कम से कम MA होना चाहिए, और दूसरे विषय के अंदर आपको निष्णात होना चाहिए। आप जिस भी दूसरे उसमें करते हैं, लेकिन आपके पास ये योग्यता होनी ही चाहिए अनिवार्य रूप से।
और जबकि दूसरे उसमें देखें यानी एक स्टेनो है, अब तो खैर स्थिति बदल गई है। पहले ये होता था कि एक मैट्रिक या जैसे हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट है वो स्टेनो लग जाता था और वो लगता प्रथम श्रेणी पद के ऊपर चला जाता था। मेरी अपनी जानकारी में है जो लोग गैर स्नातक है वो मतलब अवर सचिव के पद से भी मतलब सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय सरकार के अंदर, जबकि यहाँ पर इतनी मतलब होने के उपरांत भी यहाँ पर हमें कोई सेवा का वो नहीं है। दूसरी बात हमें जो मतलब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि मैंने इस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने साथियों को इकट्ठा किए, बातचीत की। हमने नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी को हमने पत्र लिखे, अपने विभागाध्यक्षों को लिखे, हमने स्थायी समिति उसके अध्यक्ष को भी लिखे, हिंदी समिति को भी लिखे और महापौर महोदय को भी लिखे। उसके पश्चात हमने उनसे काफ़ी बातचीत की, लेकिन उसका जो परिणाम था वो ढाक के 3 बात, कहीं कोई बात नहीं बनी। अंततः तो हार करके हमें 1996 में यानी उससे पहले हमने केंद्रीय सरकार को भी अपना वो भेजा था, प्रतिनिधित्व वो किया था और प्रतिवेदन हमने दिल्ली सरकार को भेजा था, लेकिन कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं। तो हार करके 1996 में मुझे इस स्थिति को बदलने के लिए पूर्व सूचना के अनुसार, मैंने उनको पूर्व सूचना दी थी, ऐसा नहीं था कि बिना सूचना के, पूर्व सूचना के अनुसार 1996 के दिसंबर में 1 दिसंबर को मैंने भूख हड़ताल प्रारंभ की और ये भूख हड़ताल मेरी लगभग 16-17 दिन चली। पहले तो 1 सप्ताह तो किसी ने कोई खैर खबर ही नहीं ली, फिर बाद में उन्होंने डॉक्टर की नियुक्ति की, फिर वहाँ से CID वाले आते थे, मुझसे बात करते थे। कई बार मेरे ऊपर दबाव भी होता था, मैं छोड़ छाड़ दूँ, ये करूँ। मेरे पास में जो दिल्ली के आप के जो सहयोगी और आपके साथी हैं मीडिया वाले, वो लोग भी आते थे, बड़ी अच्छी बातचीत। तो कुल मिलाकर के उसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि मेरे पास तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय का पत्र आया, बोले आपकी समस्या का हल कर लिया जाएगा और आप इससे मतलब भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। लेकिन उसमें उन्होंने अपनी समय अवधि निश्चित नहीं की थी, कुछ ये निर्धारण नहीं था क्या है क्या नहीं। तो जो वहाँ से विधानसभा सदस्य लेकर गए थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा आप इसके अंदर जो तिथि है, तिथि के विषय में बता दिए या अवधि के विषय में थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए, पता लग जाए। तो वो लिखवा करके लाया था, वो 15 दिन के अंदर हो जाएगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो परोक्ष रूप से परिणाम निकला वो ये है कि यहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो हमसे नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के पश्चात उन्होंने जो हमें सांत्वना दी थी 15 दिन हो जाएगा, वो 15 दिन तो क्या आज 15 वर्ष से भी अधिक हो गए इस बात को, वो मतलब इससे निपटी नहीं है। और आज ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर 34 सदस्यों का एक मतलब विभाग था वो सिमट करके मतलब एक दहाई के नीचे मतलब आकर के रुक गया है। और अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या होती है, राजभाषा विभाग का काम है उसको देखना, जांचना और उसका अनुकरण और अनुसरण कराना। जहाँ निगम सचिव कार्यालय का है, निगम सचिव कार्यालय में ये होता है कि जितने भी मतलब यहाँ पर प्रस्ताव रखे जाते हैं या जितनी यहाँ पर संकल्पनाएँ होती हैं या जितना भी होता है निगम के अंदर, तो उन सब के ऊपर वो सारा हिंदी के अंदर उसको हमको अनुवाद करके देना होता है। अब मैं हिंदी अनुवाद की आपको बात बता रहा हूँ, बड़े मुझे अच्छा लगता है। निगम पार्षद जिनकी अपनी कुल यानी एक बार यहाँ पर एक भटनागर साहब थे जो लोकसभा से आए थे प्रतिनियुक्ति पर, उन्होंने यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक परिचायिका निकाली निगम सदस्यों की और उसके अंदर मतलब हर एक का अपना परिचय था, क्या है, कितनी उनकी शिक्षा है, कितनी उनकी संपत्ति है, कितने परिवार में सदस्य हैं और कितने उनका जन्मदिन, मतलब कुल मिलाकर बहुत अच्छा लगा। तो उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसी भी मतलब हमारे निगम पार्षद थे, सदस्य थे जिनकी अपनी शिक्षा 5वीं 8वीं थी, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो अपना हिंदी में प्रस्ताव रखना चाहते हैं लेकिन हिंदी में नहीं रखना चाहते। वो कहते नहीं साहब इसका जो ना अंग्रेजी के अंदर अनुवाद होना चाहिए। तो एक दो से मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा भाई ऐसा है कि ये दिल्ली प्रदेश है और दूसरी बात यह है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, उस जनता के जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, जिनकी समस्याएं ज़मीन से जुड़ी हैं। आपकी नाली की समस्या है, आपके यहाँ शौचालय की समस्या है, आपकी स्वच्छता की समस्या है, आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य की समस्या है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या, ये सारी जनता से सीधी जुड़ी है। तो इसमें अंग्रेजी कहाँ से जब ले नहीं साहब, हमें तो इसका अंग्रेजी अनुवाद चाहिए। तो एक बड़ी मतलब विडम्बना है कि हमने अंग्रेजी को इतनी प्रधानता दे रखी है और मतलब उसके ऊपर चलिए कोई बात नहीं, हम जो मतलब उसमें भी तैयार होते। लेकिन होता क्या था कि हमारे जो अधिकारी थे वो ये कहते जब साहब आप जो है ना इसको, यानी आप देखिए 3 पृष्ठ का एक नोट है, वो कहते हैं आप 15 मिनट के अंदर इसका अनुवाद करके दीजिए। तो एक बार
पीछे स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ अपने उसमें, और ये मुझे आप 15 मिनट में दीजिए। तो मैं बोला साहब आप एक काम कीजिए, आपका जो टाइपिस्ट है उसे कहिए कि 15 मिनट में इसको आपको टाइप करके दे दे। प्रश्न ही नहीं उठता उसका। तो मैंने कहा अनुवाद में समय लगता है, हमें जो ना शब्दकोश भी देखना पड़ता है, शब्द हमें सोचना भी पड़ता है, शब्द की कौन सी छवि यहाँ पर बैठनी है वो भी देखना है। और कल को आप ये कहेंगे सब इसमें मतलब ये आपने गड़बड़ कर दी। अब मैं मतलब उसमें चूँकि प्रसंग चल रहा है, एक बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे साथी थे, उन्होंने मदर डेयरी प्लांट की बात आई, तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसमें आकर के उन्होंने उसका जो किया, उन्होंने उसका अनुवाद किया मातृ दुग्ध का पौधा। अब मेरी अपनी समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं है, कुल मिलाकर बड़े अटपटे ऐसे मतलब। बल्कि एक बार मुझे तमिलनाडु में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर जो था वो होता है पुलिस पोस्ट ना, पुलिस चेक पोस्ट। तो वहाँ पर था कि पुलिस जांच पद। अब पोस्ट की जो वो पद के मतलब, तो हमें देखना होता है पोस्ट का क्या हमें यहाँ पर अर्थ लगाना है, क्या यहाँ पर लिखना है क्या नहीं। तो मैं सब इसमें जो ना 15 मिनट में ये सब नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति इस प्रकार से बनी। और अनुवादकों को सीधी बात यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक बैठे, कोई पूछने को तैयार नहीं, कोई वैसे तैयार नहीं। कारण ये शुष्क विभाग है, यहाँ से अधिकारियों को या दूसरे जो हमारे मतलब निर्वाचित है उनको किसी से किसी प्रकार की कोई लाभान्वित की संभावना नहीं है। तो इसलिए किसी का इस पर ध्यान नहीं है। हाँ, उनका ध्यान जाता है अधीक्षकों पर, उनका ध्यान जाता है अपने जो उनके अपने निजी सचिव है, निजी सहायक हैं, उनके ऊपर। जिस समय पदोन्नति की बातचीत चल रही थी तो मैंने एक पत्र भेजा था, तो पद उसमें मैंने लिखा था। तो वहाँ पर मुझे याद है कि एक अतिरिक्त आयुक्त थे जो इस विभाग को संभाले थे। जब उनसे मेरी बातचीत हुई और मैं पदोन्नति समिति के सामने वहाँ पर गया, उन्होंने बुलाया मुझे, तो मैंने उनसे कहा साहब हमारे बारे में, तो उन्होंने पता है छूटते क्या कि मुझे आज तक भी वो शब्द का छूटते। वो कहते साहब हमने यदि आपको इनके बराबर ला दिया तो इनको हार्ट बर्न होगा। यानी आप जो है ना एक वहाँ पर बैठे हैं, आप ये पक्षपात कर रहे हैं कि एक को आप सोच रहे हैं हार्ट बर्न होगा, और जो मैं समस्या से ग्रस्त हूँ तो मतलब मुझे हार्ट बर्न नहीं होगा मतलब। तो कुल मिलाकर पक्षपात यहाँ पर सारा चलता रहा। तो फिर उसके पश्चात यहाँ से हम लोग मतलब हिंदी का जो हिसाब, और फिर हिंदी में होता क्या है पखवाड़े। अभी सौभाग्य से आप ऐसे समय पर आए हैं कि जो बिल्कुल हिंदी के बिल्कुल निकट है, और इसी मास हिंदी का 14 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी दिवस होगा, फिर उसके पश्चात हिंदी सप्ताह प्रारंभ होगा, हिंदी पखवाड़ा भी होगा, और हिंदी मास भी मनाया जाएगा। ये विभाग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपने जैसे भी उनको होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन बात वही है, वो भी जो औपचारिकता है उसमें उन्होंने लेखन हुआ और पठन पाठन हुआ, या काव्य पाठ हो गया, या जैसे सुलेख हो गया, या टिप्पण आलेखन हो गया, मतलब ये सारा सब कर करा कर। यानी साल भर जब हम बिल्कुल चुप बैठे रहते हैं, बिल्कुल हमारा कोई क्रियाकलाप नहीं होते, इस समय में आकर के हम इतने जागरूक हो जाते हैं, सारा से कुछ करते हैं, प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, उसका परिणाम घोषित करते हैं, और कि 1100 का 500 का और इस तरह के सांत्वना पुरस्कार भी दे करके, और फिर साल भर के लिए अपने आराम के साथ सो जाते हैं। फिर हमें कोई इसमें समस्या नहीं आती। मुझे याद है जिस समय मैं दिल्ली नगर निगम में था, उस समय कोई भी मतलब किसी भी वो मतलब दिल्ली सरकार के पास ये नहीं था, और ये केंद्र में था। तो उस समय हमने अपने प्रयासों से सारे जो वहाँ पर पट थे निगम के, जो नाम पट थे या वैसे थे, वो सारे हमने बदलवा के हिंदी में करवा दिए थे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसको हम हिंदी वाहिनी समझते हैं, उनके शासनकाल में आकर के वो पुनः अंग्रेजी में हो गए। ये मेरा एक भ्रम टूटा। मैं हिंदी प्रेमी हूँ, साहित्य प्रेमी हूँ, प्रारंभ से मुझे वो है। तो और मुझे ऐसा नहीं लगा कि हिंदी को लेकर उन्होंने कोई विशेष कार्य किया हो। तो अब जो बात है, मैंने आपको बताया कि पत्र लगभग समाप्त है ही हैं, और यहाँ पर कुछ है नहीं हिंदी करने वालों के लिए। और एक निगम सचिव ने तो ये कह दिया अपने विभागों से जो भी ऐसा है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने ही स्तर के ऊपर उसका हिंदी अनुवाद भी करें, क्योंकि ये एक अनिवार्यता है। सदन के अंदर दोनों भाषाओं को ही अंदर मतलब पत्र रखा जाएगा। ये राजभाषा अधिनियम की मतलब बात है। तो ये बात जो रही वो इसकी रही। और अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे जो मतलब सेवानिवृत्ति के पश्चात जो हमें समस्या आती है उसके विषय में। बंधु, पहली बात तो ये है कि जिस समय सेवानिवृत्त होने वाला व्यक्ति होता है तो 6 माह पहले उसको एक नोटिस दिया जाता है। उसके अंदर ये कहा जाता है भाई आप अपने जो दूसरे संबद्ध विभाग से हैं वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लीजिए, NOC ले लीजिए। अब देखिए ये भी बड़ी विडंबना है कि मैं यदि यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ
तो मैं अपनी सीट छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके मैं फिर विभागों को चक्कर लगाऊंगा, भाई आप मुझे अनापत्ति दे दीजिए। जबकि हो रहा ये चाहिए कि इस प्रकार से एक विभागीय चैनल होना चाहिए कि यहाँ से आपको मिल गया, वहाँ से मिल गया, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा, वो अपने आप ही स्वतः चले आए। जब आप भी मुझे दे रहे 6 महीने का नोटिस दे रहे तो उसके विषय में भी होना चाहिए। चलिए, जैसे तैसे करके वो कर लिया। उसके पश्चात आप सब अपनी गोपनीय रिपोर्ट लगाइए। बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति है, गोपनीय रिपोर्ट, नाम देखिए आप, गोपनीय। गोपनीय का अर्थ मतलब जिसके विषय में किसी को कोई जानकारी ना हो। और मेरी गोपनीय रिपोर्ट लेने के लिए या लाने के लिए मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही वो कर रहा हूँ, तो फिर उसमें गोपनीयता क्या रहेगी? एक देखिए कि मतलब एक प्रशासनिक विडंबना है ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक पता अलग से विभाग होता है जो सारा सब कुछ करता है, लेकिन उसको भी कोई लेना देना नहीं होता, चिंता नहीं होती। जिस दिन हम सेवानिवृत्त होते हैं, पहले जो परिस्थिति थी आज की स्थिति से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं इस मामले में प्रशंसा करना चाहूँगा। उस समय क्या होता था कि जिस समय हम लोग सेवानिवृत्त होते थे, उस समय हमें निगम की जो हमारी अपनी देय राशियाँ होती थी निगम से हमें मिली थी, वो हमको मिल जाती थी और हमें वहाँ ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी किसी एक आध को छोड़ करके। जैसे एक सामूहिक बीमा होता है। सामूहिक बीमा में वो इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए आज यानी कल की जो तिथि निकल गई 31 के 12 बजे के बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई प्रारंभ होती है, क्योंकि मैं 31 तक तो निगम का कर्मचारी हूँ तो उसका तो बीमा में तो होगा। उसके पश्चात होता था और वो भी एक सप्ताह में निपटा के पूरा हो जाता। आज स्थिति यह है कि मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि मैं नवंबर में सेवानिवृत्त हुआ, मेरा NOC भी समय पर पहुंच गए सारे, लेकिन उसके पश्चात अब वहाँ से मेरे पास में जो ना मतलब पैसा भी मुझे नहीं मिल पाया। मैंने भाग दौड़ किया, यहाँ गया, वहाँ गया, इधर गया, उधर गया, तो कुल मिला के कुछ लोगों से बड़े से संपर्क थे, संबंध थे, तो उनके सहयोग से मतलब सारी बातचीत हो गई। और मैंने अब जब नई कुछ बात बनी तो मेरी छोटी वाली सुपुत्री का विवाह था, तो उससे पहले मैंने उनको लिखा था मेरी पुत्री का विवाह है तो मुझे पैसा चाहिए और ये कर दिया जाए। तो उसके लिए फिर मुझे यानी मई में वो विवाह था और अप्रैल में, अब देखिए नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने के पश्चात मुझे पैसा मिला, और वो भी इस स्थिति में जबकि मैं प्रशासनिक अधिकारी था, यानी एक सामान्य कर्मचारी की स्थिति थी कि आप देख लीजिए। मैं ड्राइंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफिसर था, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर था, है ना, आहार करता और मतलब इस तरह से हारता था, तो मतलब उसमें भी नहीं बनी। तो लेकिन हाँ इतना है कि ये कुछ मामलों में ऐसा हो जाता है। लेकिन आज की स्थिति तो ये है कि ये जो ना बीच में स्थिति ठीक हो गई थी कि एक तो वो निगम का जो चिन्ह होता था, स्मृति चिन्ह, वो दे देते थे, साथ में जो मतलब उनके देय होते थे उनकी चेक वगैरह भी दे देते थे और वो सारी स्थिति बन जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जाकर के मतलब स्थिति बिगड़ गई है, और स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई है कि जो इनके नियमित कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों को कई मास का वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। अब जब कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल पाएगा, अब उसके पीछे क्या है, उसमें निगम की और दिल्ली सरकार की इनकी आपस में रार है, इनके आपस में टकराव है। वो कहते साहब हमें जो मतलब दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है, दिल्ली सरकार कहती है हमने सब पैसा दे दिया है, और फिर वो कहते हैं साहब केंद्र जो हम दोनों में टकराव कराना चाहता है। मतलब वो एक बड़ी सस्ती राजनीति जिसे कहना चाहिए, मतलब तीनों पक्ष इसके अंदर मतलब खेलते हैं, लेकिन हम लोगों को उससे क्या लेना देना। मैं सेवानिवृत्त 2004 में हुआ, ये ऊपर वाले की कृपा है कि आज तक मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, अपने आप को मतलब स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जानकारी में बहुत से ऐसे भी हैं कि जो सेवानिवृत्त होने के तुरंत पश्चात ही बेचारे बिस्तर में चले गए। आज वो स्थिति में नहीं है कि वो बाहर जा सके। अब स्थिति क्या बनती है कि पहले निगम की एक वो थी प्रणाली थी, और वो प्रणाली ये थी कि आपको कैशलेस मतलब उसमें इलाज मिल जाएगा। अच्छा, कैशलेस वो होता ये था कि हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में OPD में जो खर्चा हुआ 150, 2000, 1000 वो हमने करा दिया, तो ऐसा है कि कैशलेस होता था। अब उसके पश्चात में हुआ क्या कि चूँकि इनकी नीति और नियत, निगम की दोनों बात बता रहा हूँ आपको, निगम की नीति और नियत इस प्रकार की रही कि दिल्ली के आमतौर पर जितने भी अस्पताल हैं उन्होंने कैशलेस की सुविधा समाप्त कर दी। कारण ये ना कि ये उनका समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे, और जो होता था वो बहुत समय तक लटक जाता था, जैसे अपने कर्मचारी का लटका देते हैं, आपत्ति पे आपत्ति, आपत्ति पे आपत्ति, इस प्रकार से। तो अब देखिए कोई भी संस्थान है वो आर्थिक घाटा क्यों सहन करेगा, तो उन्होंने ये कहा जोड़ी साहब आप जो ना इसको कैशलेस ना करके आप हमारे पास करा दीजिए और जाइए और अपना बिल रियम्बर्स करा दीजिए। अब स्थिति क्या बनती है, स्थिति ये है कि देखिए जिस समय मैं सेवानिवृत्त हुआ, मैंने उस समय 1-2 बार ये भी मांग रखी। देखिए 2 चीज़ें, एक तो आप हमें जो बैंक का आवंटन करते हैं, आप भी जानते हैं कि निगम में
लगभग 70% कर्मचारी जो है ना वो बाहर से आता है, या तो फरीदाबाद से आता है, सोनीपत से आता है, गाज़ियाबाद से आता है, हरियाणा से आता है, इधर से उधर से आता है। तो सेवानिवृत्ति के पश्चात वो दिल्ली में तो रहेगा नहीं, सेवानिवृत्ति के पश्चात वो दिल्ली में तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो दिल्ली से बाहर जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो ना 2 बैंक आपने कर रखे हैं, एक आपका बैंक है स्टेट बैंक, एक आपका पीएनबी बैंक है, हो सकता है तीसरा कर दिया हो, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर ना तो पीएनबी है ना मतलब इसमें स्टेट बैंक है। अब समस्या ये है कि जो उसके पास में मान लीजिए उसका ओबीसी है, अब वो क्या करेगा। तो होना ये चाहिए था कि जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक में आपकी पेंशन चली जाएगी, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि जिस समय हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं, पहली बात मैंने कहा था एक तो बैंक का मतलब तबाह होना चाहिए, आवंटन होना चाहिए। दूसरा बात मैंने कहा कि जिस समय आप सेवानिवृत्त करते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात देखिए प्रशासनिक अधिकारी होने के उपरांत भी मैंने अपना जो परिचय कार्ड था, मैंने एक सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने अपना परिचय कार्ड बाद में जाकर वहाँ बनवाया, मुझे भी 2-3 उसमें चक्कर लगाने पड़े। एक जो परिचय कार्ड है जो सेवानिवृत्त आपका कर्मचारी हो रहा है, आप उसमें बताइए कि इसका ये नाम है, इसके पिता का नाम ये है, इस तारीख को ये इस विभाग से सेवानिवृत्त हो गया है, वो उसका यानी कभी वो विभाग में आएगा तो अपना वो दिखा करके उसमें चलाएगा। तीसरी बात जो मैंने कहा था वो ये कहा था जिस समय यहाँ से व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय आप उसका जो भी देय राशि है, अब पहले क्या था कि मेरी श्रीमती जिस समय यहाँ पर प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई तो उनकी उससे लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये उन्होंने काटे। अब उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उसमें वृद्धि करनी प्रारंभ कर दी, 15 हो गया, फिर 20 हो गया, 35 हो गया, 40-50 तक पहुँच गया। अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपके यहाँ पर सेवा की है 30 वर्ष 35 वर्ष, मैंने अपने जो एक स्वर्णिम मेरा यौवन था, मैंने जो अपना जीवन था मैंने आपको समर्पित किया, और आप उसका ये कर रहे हैं कि आप मुझे कार्ड भी मतलब उसमें नहीं दे पा रहे हैं। उसमें आपको समस्या क्या है? तो आप क्यों नहीं करते हैं कि जिस समय मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ आप मुझे पैसा दे रहे हैं, पैसा देने के साथ साथ आप मुझे एक मेडिकल कार्ड भी दें साथ में, उसमें मेरा नाम हो, मेरा वो हो, और जहाँ मेरे पास नज़दीक में कोई डिस्पेंसरी है, मेरा अस्पताल है, तो आप मुझे उसमें मतलब वो करें, है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि उस समय अब होता क्या है कि हम फिर उसके लिए हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। पहले यहाँ जाइए जी, ये फार्म भरिए, वहाँ से अपनी डीडीओ से साइन कराइए, फिर इसके ऊपर फ़ोटो लगाइए, इस पर ये कीजिए, 4-5-6 चक्कर लगाइए, फिर उसके बाद आपको मिला नहीं मिला डिस्पेंसरी जाए, मतलब कुल मिलाकर के इतना एक प्रकार से बखेड़ा है कि कई बार तो आदमी सोचता है मैं किस झमेले में पड़ा हुआ हूँ। तो ये स्थिति है यहाँ पर। अब जो इन्होंने कैशलेस समाप्त कर दिया, पिछले वर्ष मैं और मेरी श्रीमती हम दोनों का अलग अलग समय में, पहले मेरा एक उसमें हुआ, ये बालाजी है, बालाजी एक्शन में, तो यहाँ पर हम लोग गए। हमें ये था कि ये यहाँ पर कैशलेस होगा, क्योंकि इससे पहले जब हम पहले गए थे तो वो कैशलेस था। मैं अपनी मिसेस को लेके गया था। इस बार जब वहाँ गए तो सब उन्होंने वो कैशलेस के लिए मना कर दिया, और हमने वहाँ पर पैसा जमा किया। पैसा जमा कराने के पश्चात अब मेरा बिल बना 18-20 हज़ार। ये बात है मार्च के महीने की। मेरी श्रीमती का बिल भी लगभग इतना ही बना, 20-25 के आसपास होगा। ये बात 2-3 महीने बाद की है। हमने जैसा उन्होंने बताया था, जैसे उन्होंने कहा जो आपने ये करना है, वो करना है, ये फार्म भरना, वो सारा सोच कर करा के हमने उसको दे दिया। और आप ये देखिए कि जून या जुलाई में हमने दिया था पिछले वर्ष, और जून जुलाई में देने के बाद हमें वहाँ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब दिसंबर जनवरी जब ये निकल गए तो हमने उनको, मैंने कहा भाई हम पता करें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखते हैं। तो हमें पता लगा यहाँ पर मैं रहता हूँ विकासपुरी में, तो हमारी जो डिस्पेंसरी है वो तिलक नगर में लगती थी। यहाँ पर डिस्पेंसरी क्या, अस्पताल कहना चाहिए उसे, कॉलोनी अस्पताल है। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। उन्होंने कहा जोड़ी जी वो तिलक नगर जो मतलब 7 मंजिला मंदिर है उसके साथ में। अब वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ जाने के वो पता लगा, जोड़े साहब ऐसा है कि अभी जो ना आप मार्च के बाद आइए। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ इतना समय हुआ मार्च तक। और हुआ ये कि वो हमारे दुर्भाग्य से वो फिर कोरोना जो था घोषित हो गया 28 मार्च के बाद, और फिर हम उसमें जा नहीं पाए। अभी पिछले महीने मुझे फिर वहाँ से एक फ़ोन मिला, और उसके अंदर बोले साहब ऐसा है कि आपका एक बिल है वो आपत्ति में पड़ा हुआ है, आप उसको आगे देख लीजिए। अब फिर देखिए कहानी मतलब क्या। तो मैं वहाँ गया जहाँ पर मतलब मैं पहले गया था, तो वहाँ पर मुझे पता लगा जो साहब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो उन्होंने कोरोना का वो बना दिया है, कोरोना अस्पताल बना दिया है, और आप जो ना अशोक नगर, मैंने कहा भाई वहाँ से चला गया, जोड़े नहीं वहाँ जाइए। मैं दोबारा वहाँ गया, वहाँ से मैंने पता किया, कुछ लोगों को पता था कुछ को नहीं पता, ढूंढते ढांढते फिर मैं सुभाष नगर पहुँचा। अब वहाँ पर जो ना बड़ी मुश्किल, जिसने मुझे फ़ोन किया था वो उस दिन छुट्टी पर, तो अब फाइल को निकाल कर दे, मतलब ये देखिए मतलब कितनी परेशानी। आप 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, तो मैं आखिर थोड़ा सा अपना
आवेश को मैं नहीं संयम कर पाया। मैंने उनसे कहा भाई एक बात बताइए, मैं तो चलिए भगवान की दुआ से स्वस्थ हूँ, लेकिन जो व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है वो कैसे आपके पास आएगा? क्या ये आपके, मैंने जब नीचे उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आपने क्यों नहीं मुझे समय रहते सूचित किया कि भाई आपके इस बिल के ऊपर आपत्ति है? बल्कि मेरे बच्चे तो नाराज़ हो रहे थे, वो कह रहे थे बोले पापा क्या मतलब 20-20 हज़ार वो करें, छोड़ो समझे, जाने दो, कोई बात नहीं, हम समझे हमने किसी को दान कर दिया। मैंने कहा नहीं, एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखना चाहिए और भविष्य में देखें हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुल मिलाकर के ये है कि अच्छा अब उसमें क्या है, जो आपत्तियाँ लगी हैं, आपत्ति ऐसी हैं कि जैसे आप यहाँ से मतलब डॉक्टर से लिखवा के ले जाते ना प्रिस्क्रिप्शन किसी मेडिकल स्टोर के पास, या तो डॉक्टर पढ़ पाता है और या जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो उसको पढ़ पाता है, आप नहीं। तो इसी प्रकार से उन्होंने आपत्ति लिखी है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उसको नहीं पढ़ता। मैं मतलब एक अच्छा ट्रांसलेटर हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा जानता हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी ढंग से नहीं पढ़ पाते उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। फिर जो आपकी आवश्यकता थी वो सारी उस फॉर्म के अंदर है। अस्पताल से मैंने एक कागज आपको करा दिया, वो आप तो उसको नहीं करते हैं, आप ढूंढिए ना उसमें। मैं जब लिखा हुआ है कि मैंने कर दिया, मुश्किल से 15-20 पेज का वो है, आप देखिए इसमें ये लगा रखा है, इसमें ये लगा रखा है, उनका दवाइयों प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, सारे उसके अंदर मैंने लगा रखा है। या ये फिर आप ये कह दिए साहब उसके ना कैटलॉग बना दिया, हमें विषय सूची बना के दे दी, हम बना के दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर देने से पहले मैंने मतलब वहाँ दिखाया भी था डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको फिर ये चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाएं कि बिल जमा कराने से पहले वो देख ले कि भाई इसके अंदर देखो क्या चीज़ें क्या नहीं है, फिर बार बार की समस्या नहीं हो। अब यहाँ से निपट जाएगा, फिर आप सिविक सेंटर वहाँ धक्के खाइए, वहाँ पर कोई मतलब इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारा जो ये निगम है, दिल्ली नगर निगम है ना, बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं साहब ये नंगा निगम है ना। अच्छा जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात आती है तो सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, ये तो म्यूनिसिपल करप्शन डिपार्टमेंट है ना, मोस्ट करप्टेड डिपार्टमेंट MCD। अभी ये आपका शिक्षा दिवस आ रहा है ना 5 तारीख को। मतलब कुल आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, समस्या ही समस्या है चारों तरफ। शिक्षकों को अब देखिए, ये मतलब कोरोना के चला है, यहाँ पर बड़ी जैसे कहना चाहिए ना एक ऊट पटांग मतलब उन्होंने लगा रखा है, शिक्षकों को बुला रखा है स्कूलों के अंदर, आप सब वहाँ पर उनको खाना बांटेंगे है। अरे जब यहाँ से लोग पलायन करके चले गए, कोई उत्तर प्रदेश गया, कोई बिहार गया, तो खाना किसको बांटेंगे वहाँ पर? वहाँ पशुओं को बांटेंगे या जो दूसरे लोग हैं, अब वो लोग चले आते हैं है ना, तो उनको मतलब खाना बांटना। फिर अब मैं देख रहा था, बल्कि यहाँ का नहीं, दिल्ली का नहीं, सभी जगह यह हाल है। DM शाहदरा ने एक ऑर्डर निकाला है, उन्होंने निकाला है कि शिक्षक घरों में जाएंगे और वहाँ जा कर के नहीं जो सड़कों पे देखेंगे, और सड़कों पे देखेंगे जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है उनका चालान करेंगे। भाई शिक्षक का इससे क्या लेना देना? आप मुझे एक बात बताइए, चालान करने के नाम पर अगर मैं शिक्षक हूँ, मैं आपको, तो आप तो मेरे मतलब मारपीट के लिए तैयार हो जाएंगे। जब वो पुलिस वालों के सिर फोड़ देते हैं जो बावर्दी हैं उनके, तो हमारे साथ वो क्या करेंगे? हरियाणा के अंदर मतलब मैं देख रहा हूँ, हरियाणा के मतलब अभी पीछे निकला था, मैं आपको दिखाऊँ, उसमें एक निकला, उसमें उन्होंने लिखा कि आप घर घर जाइए और ये पता कीजिए सर कि कौन शराब पीता कौन नहीं पीता। क्या मतलब ये तोलक ही फरमान है सारे। उसका टीचर से क्या लेना देना यार? मतलब तुम जो मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक समाज सेवी विंग बना लो, उन लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लो और उनको अस्थायी नौकरी दे दो। भाई ऐसा जनगणना आपने करनी है, बाल गणना आपने करनी है, कितने उद्योग हैं वो जनगणना आपने करनी है, ये सारा सब, तो कम से कम कुछ लोगों को रोज़गार तो मिलेगा इसी बहाने से सही। तो आप रोज़गार भी नहीं देना चाहते टीचर। अच्छा इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि बच्चा इसमें पिस जाता है, शिक्षक पढ़ा नहीं पाता क्लास के अंदर है ना, और उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। फिर यहाँ परिणाम जो है शून्य के शून्य मिलते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आते हैं बच्चों को 5वीं कक्षा में। खुद मतलब जानता हूँ कि हमारे एक मतलब EO होते थे तब, तो अब तो डायरेक्टर होते हैं, पहले EO होते हैं, एजुकेशन ऑफिसर होते थे, तो डॉक्टर सिद्दीकी, उन्होंने ये कहा था भाई मैं चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, आप अगर बच्चे को 5वीं क्लास में आने के बाद मात्राओं के साथ सही लिखना सही पढ़ना सिखा दें और जोड़ घटा गुणा भाग ये सवाल समझा दें, आप समझिएगा आपने बच्चे का बेड़ा पार कर दिया। स्थिति तो ये है कि यहाँ पर बच्चा जो ना अपना नाम तक भी ढंग से नहीं लिख पाता, स्थिति है। तो कुल मिलाकर ठीक है, मतलब कुछ समय से थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा में भी आ रहा है, जागरण भी आ रहा है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो कहते हैं ना सब शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे लोग, यहाँ के जो निम्न स्तर है वहाँ से हट कर वहाँ जा रहे हैं। काम वाली आती हैं वो बेचारी अपने बच्चों को मतलब वहाँ पर पढ़ा रही हैं। कुछ लोग जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन BPL जो आते हैं, समझे ना, तो गरीबी रेखा, वो अपने किस तरह से सेटिंग करके, मैं ऐसे भी घर जानता हूँ कि जिनके यहाँ पर मतलब TV भी है और ये भी वो भी है, जब वहाँ पर इंस्पेक्टर आया तो उन्होंने जेब गर्म की और BPL के कार्ड ले लिए। और हम देखते हैं जब स्कूलों के बाहर मतलब गाड़ियों से उतर रहे BPL के कार्ड है, बच्चों को मतलब करा रहे। तो कुल मिलाकर ये सारी अवस्था, सारी अनुशासनहीनता, सारा सब कुछ चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जब तक
आप शिक्षक को मुक्त नहीं करेंगे। पहली बात, शिक्षक को केवल शिक्षा के लिए रखिए, तब शिक्षा का भला होगा। दूसरी बात, शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कारण मतलब आपको याद होगा, आप तो देखा भी हो, शायद आपने कवर भी किया होगा, अभी 2 साल पहले शाहदरा की ओर एक मतलब कार्यक्रम था, उसमें एक शिक्षिका ने एक MP महोदय से जो उसी क्षेत्र से आए हैं उनसे ये कहा, जोड़े साहब आप जो मतलब गाना सुना दीजिए, है ना भाई। देखिए उनको ये चाहिए था, वो कहते थे देखिए जी ये जो ना ये उपयुक्त स्थान नहीं है या उपयुक्त समय नहीं है, जब कभी अवसर आएगा तो हम सुना देंगे, बात समाप्त हो गई। अरे साहब ये कौन होती हैं, ये नहीं जानती किससे बात कर रही है, MP से बात कर रही हैं और इनको तुरंत मतलब सस्पेंड करो और मैं चाहता हूँ उनको टर्मिनेट। क्या मतलब बदतमीज़ी है यार, आप MP हैं, समझे, पढ़े लिखे हो और मतलब जनप्रतिनिधि, सबसे बड़े जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ पर तो हम देखते हैं जो झंडा फहराने के, है ना, कई प्रोग्रामों में उन्होंने पैसे लेके डांस किया। नहीं, आप वैसे कर रहे हैं तो कुल मिलाकर ये तो जो शिक्षक गरिमा है, मेरा कहने का जो तात्पर्य है, शिक्षक की गरिमा को बनाए रखिए। देखिए ऐसा होता है कि दूसरे देशों में मैंने शायद एक वो भी किया था अभी, राष्ट्रपति कोविंद का, डॉक्टर कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो ये अपने स्कूल गए, स्कूल जाने के पश्चात इन्होंने अपने शिक्षकों को, जहाँ से इन्होंने एंटर किया था, है ना, तो मतलब हाँ एक क्लिप दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनके जाके चरण स्पर्श किए, उनको उन्होंने अंगवस्त्र पहनाया और उनसे आशीर्वाद दिया। देखिए ये होता है एक शिक्षक की गरिमा का प्रश्न, है ना। विदेशों के अंदर मैं एक जगह पढ़ रहा था, रूस के राष्ट्रपति के पास वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जोड़े साहब कुछ बच्चे आए आपसे बात करना चाहते हैं। जोड़े ठीक है, बच्चों को बुलाइए। बच्चों को बुलाया गया तो उन्होंने ये कहा, जोड़े भाई आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं। जोड़े साहब ऐसा है, हम स्कूल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं और हमें कल का समय चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो उन्हें समय था उन्होंने दे दिया, जो ये समय है। तो उनके जो सचिव थे साथ में, उन्होंने कहा जोड़े साहब ऐसा है कि ये जो समय है ये तो आपके किसी राजदूत के साथ में है। जोड़े नहीं, राजदूत बाद में, पहले मेरी यहाँ की शिक्षा, मेरे बच्चे और मेरे शिक्षक। तो जब तक आप शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी इन तीनों को नहीं संभालेंगे तब तक आप राष्ट्र का विकास नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करें कुछ भी ना करें। तो इसके बाद अब देखिए फिर जो बात आती है, जो मैं अभी मेडिकल कार्ड की और उसकी बातचीत कर रहा है, अब इसके पश्चात होता क्या है कि एक हमारे सामने समस्या आती है पेंशन की। पहली बात तो ये है कि ये केंद्रीय सरकार की, मुझे लगता है शायद जो यहाँ के कर्मचारी उनको बड़ी मेहरबानी है, 2004 में उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। इससे बड़ा भेदभाव कुछ नहीं हो सकता। जब आप दुनिया भर के अपने जो आपके खर्चे हैं, आपके व्यय हैं, आप उनको नियंत्रण में नहीं कर सकते, तो कौन सा ऐसा कारण था कि आपने इस पेंशन को समाप्त कर दिया। और एक व्यक्ति जो आपके पास में 30 साल, 35 साल, 40 साल लगा कर जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या इतना नहीं कर सकते कि आप उसको सेवानिवृत्ति के समय में कुछ मतलब पेंशन इत्यादि का वो करें, है ना। हाँ, अच्छा, दूसरी बात है कि इन्होंने जो किया उस समय, जो मतलब 2004 की बात है, 2004 में हुआ था, उस समय यहाँ पर कपिल सिब्बल होते थे, HRD के मतलब जो थे मंत्री थे, और तब ये बात सामने आई थी कि उन्होंने IMF के इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके और वर्ल्ड बैंक के उसमें दबाव के अंदर उन्होंने ये सब किया। अब उसके पश्चात स्थिति क्या है, चलिए मान लीजिए पेंशन, लेकिन पहली बात पेंशन में छोड़ूंगा नहीं, क्यों, पेंशन मेरा मेन मुद्दा आज का। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जोड़े साहब ऐसा है कि जो लोग पद पर हैं अगर वो सेवानिवृत्त होते हैं उस पद को ही समाप्त कर दिया जाए, नई भर्ती ना की जाए। अब आज जो लोग कह रहे हैं साहब मतलब वो नहीं होता, आज की तारीख में जो से मतलब नौकरी की बात कर रहे हैं ना, जो कहते हैं साहब कि बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, वो ये मान के चलते जो वाइट कॉलर जॉब है, जो क्लैरिकल जॉब है, जो मिनिस्ट्री की जॉब है, मतलब वही जॉब है, वही मतलब रोज़गार है, बाकी दूसरा नहीं है। आप देखिए मनरेगा में काम हो रहा है, समझिए क्या वहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, जो सड़कें बन रही है वहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा, जो दूसरी परियोजनाएं चल रही हैं प्राकृतिक चल में उसमें काम नहीं हो रहा सारा, तो ये भी तो रोज़गार का सृजन है। लेकिन नहीं, उनकी जो मन स्थिति है वो राजसी मन स्थिति है, वो उसके अंदर वही चल रहे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने ये किया, बल्कि बीच में आवाज़ उठी थी और अभी भी आवाज़ उठ रही है कि भाई 2004 से लेकर के अब और आगे भी सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाए और दी जानी चाहिए। जब आप 5 साल के लिए एक लोकसभा का कोई व्यक्ति चुनकर के आता, केवल 5 साल के लिए, और वो असल में देखा जाए तो जो चुनाव लड़ा है ना, उसने सेवा के लिए लड़ा है, सर्विस के लिए नहीं लड़ा। वो 5 साल के लिए, तो आप उसकी पूरी जीवन के लिए आप उसकी पेंशन बांध देते हैं। जब वो सही हो सकता है तो ये क्यों नहीं सही कि जिसने 35 साल आपके साथ लगाया आप उसकी पेंशन बांधें। जो मतलब 2 बार आ रहा है, समझे, वो पेंशन भी ले रहा है, वो ये भी ले रहा है। और इसमें कहने की बात नहीं है, केवल संकेत की बात है कि यदि वो अपने जो उनको मिलता है, जो वहाँ से संसद से मिलता है, विधानसभा से जो भी मिलता है, अगर वो ना भी लेना तो भी उनके काम रुकने वाले नहीं है, तो भी उनके काम मतलब चलेंगे। तो मैं तो इस बात का एक बहुत प्रबल पक्षधर हूँ
के सरकारी कर्मचारियों को 2004 से, चूँकि उसमें बहुत सारे अभी भी हैं ऐसे जो सेवानिवृत्त नहीं हुए, तो उनको भी पेंशन दी जानी चाहिए। और जो नई नियुक्तियाँ, अब नई नियुक्ति में क्या होता है, पहले हर साल 2-4-5 हज़ार मतलब नियुक्तियाँ हो जाती थी। आज स्थिति है कि 5-5, 7-7 साल के अंदर मतलब नियुक्तियाँ नहीं होती। शिक्षकों को आप रखते हैं, शिक्षकों यानी नियमित नियुक्ति नहीं कर, काम आपने समान रूप से लेना है, उसको भी काम पढ़ाना है, उसका भी काम पढ़ाना है। लेकिन होता क्या है कि आप जो ना अनुबंध आधार पर शिक्षक ले रहे हैं। मैंने 3 साल मतलब अनुबंध आधार पर काम किया। एक अनुवादक को लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मिलता है। मुझे जो यहाँ पर राशि दी गई वो 22,000 रुपये दी गई। यानी इसका मतलब ये है कि लगभग 5 अनुवादक उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन अनुबंध आधार पर जो काम कर रहा है उसको भी वही काम करना है, और जो उसमें तो अनुबंध आधार पर जो शिक्षक काम कर रहा है उसको भी तो बच्चों को पढ़ाना है ना। आप उसके जो परिणाम निकलेगा आप उसको उत्तरदायी ठहराएंगे नहीं ठहराएंगे, उसके विरुद्ध तो कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि उनको भी मतलब एक तो पहली बात ये कि अनुबंध आधार की कहानी समाप्त कर देनी चाहिए, चाहे इस विभाग में हो, चाहे परिवहन विभाग में हो। जल बोर्ड के अंदर बैठे हैं लोग, समझे बेचारे इसी आशा के अंदर बैठे हैं 8-8, 10-10 साल से सब हमारी, यानी उनके जीवन ही एक प्रकार से निकल गया इस आशा में कि हम यहाँ पक्के हो जाएंगे, हम अनुबंध आधार पर हैं। और उनके अब वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते। दूसरी बात, एक जो मुख्य बात आज तक शायद किसी ने नहीं उठाई होगी, मैं ये कहता हूँ कि भारतवर्ष जैसे देश के अंदर एक आयु सीमा का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, जहाँ पर ये स्थिति है, आमतौर पे लोग क्या है कि वो मतलब वहाँ से जो बड़े घरों से हैं वो अपने निजी स्कूल में पढ़ करके आते हैं, वो उनको सारे संसाधन मिले हुए हैं, सारी मतलब है ना सुविधा मिली है। तो वो क्या करते हैं, छोटी उम्र के अंदर उन्होंने 18 साल में उन्होंने ग्रेजुएट ये कर लिया, फिर 21 में ग्रेजुएशन कर लिया। अब वो IAS भी कर सकते हैं, IPS भी कर सकते हैं। लेकिन एक आप जैसा ही मेरे जैसे जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय, हम किसी कारण से किसी 10वीं 12वीं में हमने ख़त्म कर दिया। अब उसके पश्चात फिर हम अपनी कमा रहे हैं और अपनी आगे शिक्षा भी बढ़ा रहे हैं, करते करते हमारी आयु 24-25 हो जाती है। अब उसके बाद जो ना हम मतलब कहीं वो करते हैं, वो कहते हैं आपकी आयु सीमा समाप्त हो गई। तो कुल मिलाकर के जो वो ये है, तो ये इस चीज़ को, ये जो प्रथा है ये भी समाप्त होनी चाहिए। और एक दूसरी इसके जो विपरीत है, आपने कई स्थान के ऊपर 60 वर्ष से ऊपर की स्थिति बना रखी है। हालांकि अभी मैं पढ़ रहा था, कल पेपर में आया था, उसमें लिखा था कि सरकार ऐसा करने जा रही है कि 50 या 55 की आयु कि जो लोग शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं, जो सक्षम नहीं हैं, या जो मतलब सेवा करने के योग्य नहीं है, उन लोगों को यानी एक प्रकार से सेवानिवृत्ति दे दी जाए। तो अब मैं ये कहता हूँ कि आप 60 वर्ष से ऊपर क्यों रखते हैं? एक क्लर्क जो 60 वर्ष है वो काम नहीं कर सकता, और एक आपका जो चीफ जस्टिस है आप उसको 65 साल के ऊपर में रिटायर कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उसको आप 65 साल के ऊपर में रिटायर कर रहे हैं, क्योंकि साहब उसके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा आती है। और उसके पश्चात जो सदन के अंदर बैठा हुआ है, जो मतलब हम लोगों के भाग्य से खिलवाड़ कर रहा है, वो 70 साल में भी 80 साल में वो इतना बुद्धिमान होता है, उसका दिमाग सरकता नहीं है, वो मतलब फिर भी काम कर रहा है। तो कुल ये जो एक प्रकार से विसंगतियाँ हैं, इन विसंगतियों को एक मतलब उसमें होना चाहिए। और इस प्रकार से एक जो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि किस प्रकार से मुझे पहले दिन ही अपने मेडिकल के लिए मतलब उसको मतलब देना पड़ा, है ना, और फिर वो यहीं से सिखा देती सारी स्थितियाँ। तो पहली बात कि ये भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश वैसे तो पूर्णतः नहीं लग पाता। कारण ये कि मैं एक जगह कक्षा ले रहा था, तो वहाँ उन्होंने कहा जो साहब ये रिश्वत जो है ना, ये रिश्वत अभी अंग्रेजों के सामने शुरू हुई है, बराबरी। मैंने कहा नहीं, इसका जो ना हमारे यहाँ पर संस्कृत में भी शब्द मिलता है। संस्कृत में एक शब्द है उत्कोच। उत्कोच जो है ना, उत्कोच का अर्थ होता है रिश्वत देना। और आपने अगर इतिहास में पीछे झांक करके देखें तो आप पाएंगे बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जिसमें द्वारपाल ने उत्कोच लेकर के शत्रु सेना के लिए दरवाजे खोल दिए किले के, है ना, या उन्होंने किया मतलब वो पलट गए। तो कुल मिलाकर के ये समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसको अंकुश किया जाए। मैं फिर वही बात आ जाती है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको पूर्ण सम्मान देते हुए, आदर करते, उन्होंने प्रारंभ में कहा जो सब मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उन्होंने ये हमारे मतलब जो बस अड्डे क्या नाम इसका, बस स्टॉप से बड़े बड़े बोर्ड लगाए उसके ऊपर, आपको यदि कुछ ऐसा मिलता तो इस फ़ोन नंबर पर ये कीजिए, वो कीजिए। पता लगा सब 2-4 केस ऐसे हुए, और उसके पश्चात हुआ ये भ्रष्टाचार तो समाप्त नहीं हुआ। हाँ, भ्रष्टाचार के रेट ज़रूर बढ़ गए, समझे ना। और आप जानते हैं मतलब सारी स्थिति कुल मिलाकर के हमारी मानसिक स्थिति से बन गई है कि हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो बंधु जी, अंत में जो मैं निवेदन करना चाहूँगा ये है, एक तो हमारी जो मेडिकल की समस्या है, मेडिकल कार्ड की, इसको फ्री किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उन लोगों को
एक प्रकार से कैशलेस यानी बिना नकदी के उनको मतलब अस्पतालों में सुविधा हो, ये होनी चाहिए। और तीसरी बात कि आप चाहे कमिश्नर को वेतन दें ना दें, पार्षद को दें ना दें, किसी इंजीनियर का आप बिल क्लियर करें ना करें, भाई जो पेंशन याफ्ता है उसको हर महीने उसकी पेंशन समय से ज़रूर मिल जानी चाहिए। कारण उसके पास कोई दूसरा कारण ही नहीं है, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। जब मैं जवानी में था तो मैं कम बीमार पड़ता था, आज मैं इस अवस्था में हूँ तो मुझे 36 तरह की बीमारियों की आवश्यकता है, 36 तरह की दवाइयों की आवश्यकता है। फिर इसके साथ साथ मेरे अपने सामाजिक वो भी बढ़ जाते हैं ना। पहले तो मैं कहता भाई मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैं किसी शामिल नहीं होता था। आज मुझे कहीं जाना होता है तो देना भी होता है, लेना भी होता है। तो कुछ सामाजिक व्यवस्था, तो मतलब यह है कि हमारी जो पेंशन की व्यवस्था है इसको और मैं केवल एक ही से नहीं कह रहा, मैं तीनों निगमों से कह रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं देख रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, चलिए ये तो निगम तो चलिए मान लिया कि भ्रष्टाचार का वो है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वहाँ शिक्षकों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला। बताइए क्या स्थिति। तो कुल मिला के इस सारी स्थिति को बदलना चाहिए। और जो मैंने आपके सामने समस्या रखी हैं इनका निश्चित रूप से कोई ऐसा एक निराकरण होना चाहिए कि जो प्रभावशाली हो, जो मतलब बार बार हम लोगों को ये समस्या पैदा न करे। और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार।